कि सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएंगी, लेकिन याद रखना मेरे दोस्त, तुम्हारी कामयाबी एक दिन ज़रूर शोर मचाएगी। नमस्कार, मैं संदीप कृष्ण पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल shauryaeducation.com पर। जैसा कि आपने थंबनेल में ही देख लिया है कि मुझे किस चीज़ का अध्ययन आज के टॉपिक में करना है, आज के वीडियो में करना है। और आज एक बार मैं फिर बताऊँगा आपको, फिर भी आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला में वर्ण पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे, उनके भी जितने प्रकार होते हैं वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में क्लियर होने वाला है। लेकिन इससे पहले आपको एक आवश्यक सूचना दे दूं कि ये जो वर्णमाला का टॉपिक है, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और लंबा होने के कारण आपका भी मन पढ़ने में नहीं लगता है, तो इसको मैं 2 या 3 पार्ट में करके वीडियो लाऊंगा। तो आज का ये जो है वीडियो पहला पार्ट है और इसमें हम शुरुआत करते हैं अपने वर्णमाला के बिना समय गंवाए। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि वर्णमाला में जो वर्ण हैं या वर्णमाला कहते किसे हैं। पहले वर्णमाला किसे कहते हैं, फिर ये सीखते हैं, फिर वर्ण की परिभाषा। वर्णमाला उसे कहा जाता है जब कोई वर्ण यानी अक्षर का एक सही क्रम, एक सही दिशा में, जैसे आप माला लेते हो तो माला का जो एक मेन पॉइंट होता है वहाँ से सभी गुड़िया जो होती है, वो दाने जो होते हैं वो राउंड करके फिर वहाँ के मिल जाते हैं। ऐसे ही आपका वर्णमाला भी होता है। वर्णमाला भी आपका अ से लेकर के ज्ञ तक यानी एक सही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो ये तो बात हो गई वर्णमाला की चर्चा और वर्णमाला के बारे में कुछ डेफिनेशंस। अब हम सीखते हैं कि सर हमारा जो वर्ण है, वर्ण किसे कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चा, वर्ण को इंग्लिश में कहते हैं लेटर। क्या कहते हैं? लेटर। वेरी गुड। वर्ण कहा उसे जाता है, यानी वर्ण उसे कहते हैं जिसके कोई खंड नहीं किए जा सकते। कहने का मतलब वर्ण मुख से निकली हुई ध्वनि का लिखित संकेत है। वर्ण मुख से निकली हुई ध्वनि का लिखित संकेत है। उदाहरण के रूप में जैसे मैंने आपसे कहा क, तो क को इसी तरीके से तो लिखूंगा। हमने मुख से क बोला तो क का लिखित संकेत ये है, यानी इसकी जो सांकेतिक भाषा हुई वो इस तरीके से तो हुआ। जैसे मैंने कह दिया प, तो प को भी तो इस तरीके से लिखूंगा। तो कहने का मतलब वर्ण का जो परिभाषा होता है वो यही होता है कि मुख से निकली हुई ध्वनि को लिखित संकेत में प्रदर्शित करना ही आपका वर्ण कहलाता है। तो ये तो बात हो गई हमारे वर्ण की। अब हम देखते हैं कि जो वर्ण हैं, वर्ण के प्रकार कितने हैं, वर्ण के प्रकारों के प्रकार कितने हैं, आओ समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वर्ण के 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं सर? 2। आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। पहला प्रकार कौन सा है? तो पहला प्रकार है आपका स्वर। कौन सा है? स्वर। इसके बाद दूसरा प्रकार हमारा कौन सा है? वो है व्यंजन। दूसरा प्रकार कौन सा? व्यंजन। तो यहाँ तक तो मैंने 2 प्रकार सीख लिए। अगर कभी भी परीक्षा में पूछा जाए कि सर वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो टोटल बता देना है 52 यानी 52। अब इन 52 वर्ण को 2 भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। तो स्वरों की संख्या कितनी है और व्यंजनों की संख्या कितनी है इसको भी बताऊंगा, परंतु उसके पहले मैं ये जान लूँ कि स्वर कहते किसे हैं, व्यंजन कहते किसे हैं या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं स्वर। स्वर को इंग्लिश में कहते हैं वॉवेल और व्यंजन को कहते हैं कॉन्सोनेंट। तो जो स्वर होता है बच्चा, वह भी आपका एक वर्ण होता है। इसका मतलब है कि स्वर के परिभाषा में हम वर्ण लगाएंगे या वर्ण को जोड़ के परिभाषा देंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि स्वर की परिभाषा के रूप में कि वह वर्ण जिसके लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहने का मतलब ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए, जिसके लेखन के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसी को हम कहते हैं स्वर। और कुल स्वरों की संख्या होती है 11। कौन कौन से हैं इसको भी मैं सीखूंगा। व्यंजन किसे कहते हैं? तो यहाँ पे मैंने वर्ण सीखा, स्वर सीखा, अब व्यंजन का पारी है। तो मैं कहूँगा कि ऐसे वर्ण, क्योंकि वर्ण से ये भी वर्ण ही है, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए, जिनके लेखन के लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है, उसे कहते हैं व्यंजन। और व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हम बोलेंगे 41। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो आप देखो 52 आ जाएगा। लेकिन याद रखना है जो व्यंजन है उनको अलग अलग प्रकारों में बांटा जाता है। कहने का मतलब कभी कभी परीक्षा में इस तरीके से भी पूछता है कि उच्चारण के आधार पे व्यंजन कितने हैं, उच्चारण के लिखित के आधार पे व्यंजन कितने हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अब सीखते हैं कि हमारे जो स्वर हैं इनके कितने प्रकार हैं, आओ समझते हैं। स्वर के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3। पहला वाला कौन सा है? देखो 3 प्रकार संस्कृत में है, परंतु हिंदी वर्णमाला की बात करेंगे तो केवल 2।
पहला कौन सा है तो बोलेंगे ह्रस्व स्वर। कौन सा? ह्रस्व स्वर, याद रखना। पहला कौन सा है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? इनकी संख्या कितनी होती है अभी बताता हूँ। ह्रस्व स्वरों की संख्या बच्चा 4 है। कितनी है? 4। ये तो बात हो गई संख्या की। और अगर कह दे ये कहते किसे हैं तो इसका भी परिभाषा, अब चूंकि ये किससे बना है? स्वर से। किससे बना है? स्वर से। तो इनकी परिभाषा में भी स्वर हम बोलूँगा। कैसे? ऐसे स्वर जिनके प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, उसे कहा जाता है ह्रस्व स्वर। उदाहरण के रूप में अगर देखें तो संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? पहला है अ, दूसरा ई, तीसरा छोटा ऊ और चौथा री। तो ये जो 4 आपको दिख रहे हैं इन्हीं को कहा जाता है ह्रस्व स्वर। ठीक है। अब कैसे पता चले सर कि इनके उच्चारण में कम समय लगता है? उदाहरण से पता चलेगा। समझा दूँ? पक्का। एक शर्त है, वीडियो स्किप नहीं करना है, भगा के नहीं देखना है, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि उनको भी इस तरीके से आसान भाषा में वर्णमाला पढ़ने में मजा आ जाए। तो चलो उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे मैंने एक नाम लिया अमित। मैंने कौन सा नाम लिया? अमित। तो देखो कि म पे किस शब्द का किस स्वर का प्रयोग किया गया है, यानी यहाँ पे छोटा ई का प्रयोग किया गया है। तो मैं इसको कहूँगा अमित। क्या कहूँगा? अमित। लेकिन अगर इसी के जगह मैंने दूसरा उदाहरण लिख दिया इस तरीके से तो ये क्या हो गया? अमित। ये क्या हो गया? अमित। मतलब म में बड़ी का मात्रा हुआ, जिसकी वजह से इसका उच्चारण में समय ज़्यादा लगने लग गया। ठीक है। तो और दोनों का मतलब भी अलग अलग है। अमित का मतलब है जो कभी न मिटे, और अमित का मतलब क्या है? जिसका कोई भी मित यानी मित्र न हो। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, ह्रस्व स्वर को समझ सकते हो। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम सीखते हैं कि हमारा स्वर का दूसरा प्रकार कौन सा है। स्वर का दूसरा प्रकार जो है वह है दीर्घ स्वर। वह कौन सा है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है तो बोलूँगा 7 है। कितनी है? 7। 7 दीर्घ स्वर को संयुक्त स्वर भी कहते हैं। याद रखना, मैं यहाँ ऑब्लिक देकर के लिख रहा हूँ। इसको हम लोग संयुक्त स्वर भी कहते हैं। और संयुक्त स्वर कहते क्यों हैं मैं वो भी बताऊँगा आपको। जो दीर्घ स्वर होता है इनका परिभाषा समझना। दीर्घ का मतलब ही होता है अधिक यानी ज़्यादा। तो सिंपल सा बात है, ये स्वर हमेशा ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लेते हैं। यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे उसको कहा जाता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। तो वो हैं कौन कौन से, इसके बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। पहला हमारा है बड़ा, यानी आ का, अ का बड़ा आ, फिर बड़ी ई, फिर बड़ा ऊ, फिर उसके बाद ए, फिर इसके बाद ऐ, फिर इसके बाद ओ, फिर उसके बाद औ। तो ये हमारे टोटल कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 स्वर हमारे क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। संयुक्त स्वर क्यों कहा जाता है? आओ उदाहरण से समझाते हैं, प्रैक्टिस से समझाते हैं। जैसे इसे संयुक्त स्वर हम तब कहेंगे जब यह, जैसे हमारा अ है तो आ है, आ जो है वो अ प्लस अ से मिल के बना है। तो सिंपल सा बात है कि जब अ प्लस अ को मिलाया गया तो आ का निर्माण हुआ। भाई संयुक्त का मतलब ही क्या होता है? मिलना, मिलकर बनना। आपका ई है तो ये किससे बना? अ प्लस बड़ी ई। तो इसके मिलने से ये जो बड़ी ई है ये छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर के क्या बन गया? बड़ी ई। ए हमारा अ प्लस ई से मिलके बना है। तो इसी क्रम में बहुत सारे जो 7 हमारे सब किससे मिलकर बने हैं? किन्हीं 2 स्वरों से मिलकर बने हैं। इसीलिए इसे संयुक्त स्वर भी कहा जाता है और दीर्घ स्वर भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर से दुगना समय, ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है। तो अब हम सीखते हैं कि एक तीसरा प्रकार है जो संस्कृत में होता है, उसे कहा जाता है प्लुत स्वर। उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। मैं समझाता हूं आपको प्लुत स्वर क्या होता है। ये संस्कृत का है, यानी जब संस्कृत का व्याकरण, संस्कृत में वर्णमाला का अध्ययन करते हैं पाणिनि द्वारा रचित, तो उसमें आप प्लुत स्वर के बारे में भी पढ़ोगे। ऐसा स्वर
देखो ह्रस्व से ज़्यादा दीर्घ में समय लगता है। अब जो प्लुत्व है ह्रस्व और दीर्घ से ज़्यादा समय, कहने का मतलब ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ दोनों से अधिक समय लगता है, मतलब ह्रस्व और दीर्घ से तिगुना समय लगे, तो इस स्वर को कहते हैं प्लुत स्वर। अच्छा, इनकी संख्या कितनी है? वैसे इनकी संख्या केवल एक ही है, बस इनके जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो संरचना है, इनके जो चिन्ह हैं वो अलग अलग हैं। जैसे एक स्ट्रक्चर इस तरीके एस की तरह बनता है, आपने देखा होगा, थोड़ी सी और नीचे रहती है एस की तरह। इसका प्रयोग हम संस्कृत भाषा में आपने देखा होगा कर, जैसे मैंने लिख दिया ओम, मैंने क्या लिखा? ओम। इस तरीके से आपने देखा होगा, ऐसे भी ओम लिखा होता है और एक तीसरा आपने ऐसे करके देखा होगा, ये इस तरीके से लिखा होता है। तो इसका उच्चारण इन दोनों से ज़्यादा लगता है। जैसे जब कोई साधु महात्मा या फिर कोई योगी व्यक्ति क्या करते हैं, अधिक समय के लिए प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करते हैं, तो वो क्या करते, कहते हैं ओम, यानी वो क्या कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा समय लगा रहे हैं, इसीलिए इसको प्लुत स्वर कहा गया। तो मुझे आशा है कि आपको ये स्वर के प्रकार जो है वो समझ में आ गए। लेकिन याद रखना है, इस वीडियो में मैं स्वर के केवल मोटे मोटे प्रकार बता रहा हूँ। अगले वीडियो में यानी पार्ट 2 में जब हम अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा कि स्वरों को जिह्वा के आधार पे, होठ के आधार पे, विवृत के आधार पे, संवृत के आधार पे कैसे कैसे प्रकारों में बांटा गया है, उसकी चर्चा अगले वीडियो में करूंगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है, आपके समझदारी के लिए, आपकी समझ के लिए। तो ये तो मैंने सीख लिया आपका स्वर के प्रकार और स्वर की परिभाषा। अब हम सीखते हैं व्यंजन के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम सीखते हैं हमारा व्यंजन क्या होता है। व्यंजन की तो परिभाषा मैंने अभी भी बताई। अब व्यंजन की परिभाषा के बाद इनके अलग अलग प्रकार हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे कि व्यंजन की तो परिभाषा होगी। व्यंजन का जो पहला प्रकार है वह है स्पर्श व्यंजन। कौन सा? स्पर्श व्यंजन। ध्यान से सुनना, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को एक अन्य नाम से भी पुकारते हैं या अन्य नाम से भी कहते हैं। वो कौन सा नाम है? वो है हमारा, क्या नाम है? स्पर्श व्यंजन। और दूसरा हमारा है वर्गीय व्यंजन। याद रखना है, वर्गीय व्यंजन। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखोगे। स्पर्श व्यंजन को ही हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अब स्पर्श व्यंजन कहते किसे हैं, परिभाषा क्या होती है, बड़ी समस्या है। आप सोच रहे होगे कि स्पर्श मतलब छूना, तो आपका सोचना बिल्कुल भी सही है। याद रखना, जब कभी भी स्पर्श व्यंजन की बात करें, इनकी संख्या कितनी होती है, इसको भी एक काउंट कर लो। इनकी संख्या होती है 25, यानी 25, इतनी होती है। परिभाषा बताता हूँ। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा, आपका जो जिह्वा है, टंग है, वो मुख के किसी न किसी हिस्से को स्पर्श करे, मुख के अंदर किसी न किसी हिस्से को स्पर्श करे, तो उस व्यंजन को क्या कहा जाएगा? स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या 25 है। कौन कौन है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। स्पर्श व्यंजन के भी जब प्रकारों को बांटते हैं तो सबसे पहला प्रकार है कर्ण। क वर्ग, यानी वर्गों के रूप में बांटते हैं, क्योंकि वर्गीय व्यंजन है तो हम बोलेंगे क वर्ग। अब क वर्ग को कहते क्या है? क वर्ग को कहा जाता है कंठ वर्ण। क्या कहते हैं? कंठ वर्ण। याद रखना, कंठ वर्ण या कंठ व्यंजन भी कह सकते हो। ठीक है, कंठ व्यंजन किसे कहते हैं, इनकी संख्या कितनी है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में कंठ की आवश्यकता पड़े, यानी गले की जो कंठ होती है इस पर ज़्यादा जोर देकर के बोलना पड़े, उसे कहा जाता है कंठ वर्ण। जैसे क, ख, ग, घ और अंग, ये 5 वर्ण हैं हमारे कंठ वर्ण। क्लियर है। इसके बाद दूसरा वर्गीय व्यंजन जो हमारा है वह है आपका तालु। कौन सा? तालु। तालु यानी त वर्ग, सॉरी क्या नाम है, च वर्ग। पहले च वर्ग लिख लो, फिर इसके बाद यहाँ पे तालु व्यंजन। ठीक है, तालु व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे व्यंजन, देखो प्रैक्टिस करते रहना। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप प्रैक्टिस करते रहो अपने जिह्वा को, जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। वीडियो चाहे तो इसकी रोक करके या फिर शांति से, अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसको जिह्वा को प्रैक्टिस कराओ कि या सचमुच में वो कर रहा है क्या। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा तालु को, तालु का मतलब क्या होता है? मुख का जो ऊपर वाला छत है, जहाँ पर कभी आप टिकिया वगैरह, समोसा वगैरह खाते हो, चिपक जाता है, तो वो उसी को क्या कहते हैं? तालु कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा तालु को टच करे उसे क्या कहा जाता है?
तालव्य व्यंजन या फिर तालु व्यंजन। कौन कौन से हैं? पहला है आपका च, दूसरा छ, तीसरा ज, चौथा झ और पांचवा इ। जरा इनको ट्राई करके देखो, क्या ये तालु को स्पर्श कर रहे हैं क्या? आओ ट्राई करके देखते हैं। आपका ये क्या है? च, तो मैंने बोला च, तो जीवा देखो ऊपर को स्पर्श कर रहा है। छ, ज, झ, इ। प्रैक्टिस करना, आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत हार्ड नहीं होता है हिंदी और या फिर अन्य विषय। बस पढ़ने वाला आपके जैसा इंटरेस्टेड होना चाहिए और पढ़ाने वाला हमारे जैसे और बहुत सारे टीचर जैसे जो इंटरेस्टेड होते हैं आपको समझाने में। इसके बाद तीसरा हमारा तीसरा प्रकार है वह है आपका मूर्धन्य। मूर्धन्य का मतलब होता है आपका ट वर्ग। आपका ट वर्ग, ट वर्ग में कौन कौन आता है? यानी ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण करते समय जिह्वा पहले पीछे की ओर मुड़े और फिर झटके से आगे की ओर फेंके, तो उसे कहा जाएगा ट वर्ण या ट व्यंजन कहा जाता है, ट वर्ग व्यंजन कहा जाता है। जैसे ट, ठ, ड, ढ और अण। ये जो आपको व्यंजन दिख रहे हैं इसको कहा जाता है मूर्धन्य व्यंजन। ठीक है। अब चौथा प्रकार हम देखते हैं कि हमारा कौन सा है। चौथा प्रकार आपका द, यानी उसको हम लोग दंत व्यंजन कहते हैं। दंत व्यंजन, दंत व्यंजन किसे कहा जाता है? जिनके उच्चारण में जिह्वा, आपका जो जिह्वा है वह आगे वाले दांत के ऊपर वाले हिस्से, ऊपर वाले दांत के पिछले वाले हिस्से को स्पर्श करे। प्रैक्टिस करना तब समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा त, तो आप अपने जिह्वा को स्पर्श कराओ। वो क्या कर रहा है? ऊपर वाले दांत के पिछले वाले हिस्से को स्पर्श कर रहा है। त, क्या थ भी स्पर्श कर रहा है? जी सर। द, ध और उसके बाद न। त, थ, द, ध, न, ये पांचों व्यंजन क्या कर रहे हैं? ऊपर वाले दांत के पिछले वाले हिस्से को स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहा गया? दंत व्यंजन। अब इसके बाद जो पांचवा वर्गीय व्यंजन है मेरे बच्चों, वो है आपका ओष्ठ व्यंजन। वो कौन सा है? ओष्ठ। वो कौन सा है? ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन सिंपल सा बात है, होठ के आधार पे बोला जाएगा। तो ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में दोनों होठ आपस में चिपके, दोनों होठों की आवश्यकता पड़े। जैसे कि आपका हो गया प, फ, ब, भ और उसके बाद म। तो ये हमारे क्या कहलाएं? ओष्ठ व्यंजन। अब इतना तो मैंने अध्ययन कर लिया व्यंजनों के बारे में, व्यंजन के प्रकार के बारे में। व्यंजन का ये पहला प्रकार था। मुझे आशा है कि आप लोगों को पूरी अच्छे से वीडियो समझ में आ रही होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही चर्चा करेंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में। आप इसका प्यारा सा नोट्स बनाओ और अगले वीडियो आपको इसके बाद जैसे आप कमेंट करते हो कि सर मुझे वीडियो अच्छा लगा, नहीं लगा, आपका जो फीडबैक होगा वो मेरे लिए सराहनीय होगा। और एक खास बात कहना चाहूँगा, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। हम लोग 6 से 6 पढ़ाते हैं, उसके बाद आप लोगों के लिए रात को वीडियो बनाते हैं। तो आपका एक प्यारा सा लाइक, एक प्यारा सा सब्सक्राइब और एक प्यारा सा शेयरिंग हम लोग को मोटिवेशन, उत्साह बढ़ाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय हिंद।